हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए हरियाणा का नेक्स्ट क्विज लेकर आई हूं। ये आपके हरियाणा के एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है, साथ ही जो स्टूडेंट्स एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एचसीएस के भी कुछ पीसीएस लेवल के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइव क्विज। हमेशा की तरह बस 5 सेकंड का टाइम मिलेगा सभी को। जब एक प्रकाश किरण सतह से गुजरते हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाती है, तब प्रकाश किरण की दिशा और गति बदल जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? इंग्लिश वाले स्टूडेंट सुन लीजिए। 1. A light ray travels from one medium to another, passing through the surface. The direction and speed of the light ray changes. This phenomena is called what? अब बताइए इसमें से। चलिए, इसके लिए आपको काफ़ी टाइम मिल चुका है। आंसर मैं बता रही हूँ। अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन बोलते हैं उसको, जब अपने मार्ग से विचलित होकर गमन करती है प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? अब बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको पता है, ये तो पेपर में कई बार आ चुका है। तो क्या होगा इसका आंसर? टाइम अप होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं बेकिंग सोडा को। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। चलिए, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो बता देती हूँ मैं आपको। NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। केमिकल फॉर्मूला भी याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज। एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा नुकसान है, इनमें से बताइए क्या नुकसान है। देखिए, मुझे पता है क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है और थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा आपको जिसने इकोनॉमिक्स नहीं की है, लेकिन ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसलिए मैंने डाल दिया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको कर ही लेने चाहिए जो इकोनॉमिक्स अच्छे से नहीं कर पाता है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। धन की एकाग्रता कुछ ही लोगों के पास रहती है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ रिमेन्स विद फ्यू पीपल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? अब देखिए, यहाँ से एक बात तो आप ये याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय किसान दिवस है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। डेट पूछी जा सकती है पेपर में, आपको पता है इंपॉर्टेंट डेज कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। और ये किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के जन्मदिन पर किसान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई सारी नीतियों की शुरुआत की थी। चलिए, नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? अब आपको बताना है मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है। ये सारे के सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, हरियाणा के क्लर्क के एग्जाम से उठाए हैं, कुछ पीसीएस लेवल के मैंने उठा रखे हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु राज्य में रामनाथपुरम जिले में मन्नार की खाड़ी द्वीप पर एक राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, उसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं जाती? अब नदियों के बारे में मैंने कल या परसों शायद आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो अभी बताइए कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं जाती है इनमें से। वैसे जिसने ध्यान से की होगी वो क्विज अटेंड, वो बता सकता है। इसका आंसर काफ़ी इजी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, गंगा। बाकी की सारी नदियाँ हरियाणा से होकर ही जाती हैं, जैसे कि सरस्वती, कौशल्या, यमुना, ये सारी नदियाँ हरियाणा से होकर जाती हैं। चलिए नेक्स्ट। और हाँ, शिवालिक की पहाड़िया से कौन सी नदी निकलती है? तो ये भी याद रखिएगा, गग्गर, हकरा, चेटांग, टांगरी, कौशल्या, मारकंडा, सरस्वती और सोम, ये सारी नदियाँ शिवालिक की पहाड़ियों से होकर निकलती हैं और उत्तरी जो जगह है हरियाणा में वहाँ से बहती हैं, उत्तर पूर्व से। और अगर पूछी जाए पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है, तो यमुना नदी बहती है। चलिए, पिछले क्विज में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं ये आपको। नेक्स्ट कर लेते हैं, हरियाणा में खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? अब बताइए, इनमें से हरियाणा में खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन ए गेहूं, बी मेथी, सी अलसी का बीज, डी मूंगफली। वीट, मेथी, फ्लैक्सीड या ग्राउंडनट, दीजिए आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, मूंगफली, इनमें से मूंगफली प्रमुख है, खरीफ की जो फसल है प्रमुख।
और ये तो खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलों का आपको पता होगा, इन्हें पकने के लिए तापमान और आर्द्रता अधिक चाहिए होती है और पकते समय शुष्क वातावरण चाहिए होता है। जून जुलाई में इनको बोते हैं और अक्टूबर के आसपास इन्हें काटा जाता है। खरीफ की फसलों के कुछ नाम बता देती हूँ मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है। धान, चावल जिसे बोलते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास, ये सारी की सारी खरीफ की ही फसलें हैं। चलिए नेक्स्ट, कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती है? अब बताइए इनमें से कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती है? पर्वत की मिट्टी, कछार की मिट्टी, लाल मिट्टी या काली मिट्टी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मिट्टी आपने पढ़ी हुई होंगी, तो इसका आंसर क्या होगा? काली मिट्टी। काली मिट्टी सिर्फ हरियाणा में नहीं पाई जाती है, बाकी पर्वत की मिट्टी, कछारी मिट्टी, लाल मिट्टी हरियाणा में पाई जाती है। ये जो कछार की मिट्टी है इसे एल्यूवियल सॉइल भी बोलते हैं इंग्लिश में। कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होगा इसलिए बता रही हूँ, एल्यूवियल सॉइल। चलिए नेक्स्ट है, भारत का ILR कार्यक्रम किस बारे में है? अब इसमें से बताना आपको ILR कार्यक्रम जो किस लिए चलाया गया था। मेट्रो रेल पटरियों की इंटरलिंकिंग, नदियों की इंटरलिंकिंग, भारत के सभी गांव की सड़कों की इंटरलिंकिंग या राष्ट्रीय राजमार्गों की इंटरलिंकिंग? दीजिए आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका आंसर? इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। ये नदियों को जोड़ने के लिए जो योजना चलाई गई है उसे बोला जाता है ILR। देखिए, I से इंटरलिंकिंग, IL से ऑफ, रिवर्स R से। ओके, चलिए नेक्स्ट, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए कौन सी एजेंसी उत्तरदायी है? अब बताइए इसमें से कौन सी एजेंसी उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज रिस्पॉन्सिबल टू असेस द पॉवर्टी इन इंडिया? ऑप्शन ए योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन, बी गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि HRD मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत का योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन, जिसका प्रमुख कार्य पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था, और ये 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित करके यह योजना आयोग प्रारंभ किया गया था। 1950 याद रखिएगा सन भी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए फरीदाबाद, बी गुरुग्राम, सी भिवानी, डी अंबाला। अब बताइए कौन सा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, फरीदाबाद। फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है। 15 अगस्त 1979 में यह हरियाणा का 12वां जिला बना था और इसकी स्थापना किसने की थी? सूफी संत शेख फरीद ने की थी। याद रखिएगा किसने की थी स्थापना, पेपर में पूछा जा सकता है किसने स्थापना की है, तो सूफी संत शेख फरीद ने। और कब की थी? तो 1607 में की थी। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र हरियाणा के किस जिले में है? तो इनमें से बताना है आपको किस जिले में है भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र। गुरुग्राम, यमुनानगर, जींद या फरीदाबाद? दीजिए आंसर, 5 सेकेंड्स कंप्लीट। आंसर क्या होगा इसका? यमुनानगर। यमुनानगर के टोपरा कला में अशोक चक्र स्थापित किया गया था और यह देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र है। इस चक्र की जो परिधि है वो 30 फीट है और वजन करीब 6 टन का है और इसके लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज कराने के लिए भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्न कवियों में से कौन हास्य कवि के रूप में प्रसिद्ध है और हरियाणा राज्य से है? यानी कि आपको हास्य कवि का नाम बताना है, इनमें से कौन से हैं जो हरियाणा से संबंधित हैं। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा भारत के लोकप्रिय हास्य कवि हैं और इनका जन्म सन 1945 में हरियाणा के नांगल गांव में हुआ था और इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, इसलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? अब आचार के आगे आप इनमें से क्या लगाएंगे जो उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा? बताइए। दुर, अति, निर्या, अन। जोड़कर देखिए सभी शब्दों को आचार के साथ एक बार। सारे शब्दों को उपसर्ग क्या होता है? आगे जो लगता है
ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये शब्द आगे लगेंगे, तो सभी शब्दों को आगे लगा लगा कर जोड़कर देखिए क्या बनता है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अति जमा आचार क्या बना? अत्याचार। पता होगा ना, अति जमा आचार मिलके क्या बनता है? अत्याचार बनता है। ठीक है, ये संधि की जब डिटेल्ड वीडियो आपको कराई जाएगी तो मैं आपको बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट है, ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है। अब बताइए इसमें से किसका अद्भुत नमूना है? ये क्वेश्चन आपका पीसीएस में पूछा गया था, हिंदी का क्वेश्चन था ये, तो मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स एचसीएस का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं और ये तो हर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो टाइम अप होता है, 5 सेकेंड्स कंप्लीट। आई होप सबने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। ओके, स्थापत्य कला, कोई चीज़ बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती है ना अच्छी सी, तो उसको स्थापत्य कला बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट है, भानुदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, बी आयादी संधि, सी वृद्धि संधि, डी गुण संधि। बताइए आंसर क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, दीर्घ संधि। अब देखिए दीर्घ क्या होता है? बड़ा, और मैंने आपको बताया था जब भी कहीं बड़े आ का डंडा बड़ी की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा आ जाती है तो वहाँ हमेशा दीर्घ संधि होती है। ओके, याद रखिएगा दीर्घ संधि। और गुण संधि का क्या बताया था? गुण संधि का बताया था आपको ए और ओ की मात्रा, याद रखिएगा। बाकी संधि आपको इजीली हो जाएंगी, इन्हीं दोनों की बस थोड़ी ट्रिक याद करनी है आपको, इससे आपके संधि के ज़्यादातर क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, क्रोधाग्नि में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, बी बहुब्रीहि, सी द्विगु, डी कर्मधारय। दीजिए आंसर, कौन सा समास है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कर्मधारय। अब देखिए क्रोधाग्नि यानी कि क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है, क्या बताई हुई है यहाँ पर? विशेषता बताई हुई है। ठीक है, तो और जब भी कभी किसी चीज़ की, मैंने बताया था ना आपको, विशेषता बताई जाए तो वहाँ हमेशा कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास की डेफिनेशन सुनिए, जब भी दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध हो। देखिए डेफिनेशन में भी विशेषण विशेष्य आ रहा है, तो वहाँ हमेशा कर्मधारय समास होता है। डेफिनेशन भी याद रख लीजिएगा, पेपर में पूछी जाती है और पूछी गई है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ विंटेज। आप बताइए सिनोनिम ऑफ विंटेज क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए फ्रेश, बी एंटीक, सी न्यू, डी हाईटेक। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। दीजिए आंसर। चलिए इसमें आपको मैं 10 सेकेंड का टाइम देती हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम चाहिए था सोचने के लिए। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? सिनोनिम ऑफ विंटेज। चलिए 5 सेकेंड्स कंप्लीट होती हैं। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंटीक। अब देखिए एंटीक कैसे होगा इसका आंसर? विंटेज क्या होता है? पुरानी शराब। और इसका सही सिनोनिम इसमें से क्या बैठ रहा है? यही बैठ रहा है, क्योंकि देखिए फ्रेश का मतलब क्या होता है? नया होता है। न्यू का मतलब भी नया होता है। हाईटेक का मतलब हाईटेक होता है। तो इसमें से इसका सिनोनिम क्या सही रहा? एंटीक। ओके, चलिए नेक्स्ट, डैश इज द एंटोनिम ऑफ एक्सप्लिसिट। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए कंफ्यूज्ड, ऑप्शन बी प्रेसाइज, सी डेफिनेट, डी स्पेसिफिक। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि कंफ्यूज्ड। अब देखिए एक्सप्लिसिट क्या होता है? समझने में सरल, इजी जो चीज़ हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगी, यानी कि जो समझने में मुश्किल हो, समझ नहीं आए क्या करना है, तो इसका एंटोनिम हो गया, यानी कि उल्टा हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रिसाइज, अब इसका मतलब क्या होता है? ठीक, यथार्थ, विधि पूर्वक उसे बोलते हैं। डेफिनेट, डेफिनेट क्या होता है? निश्चित। ओके, स्पेसिफिक विशिष्ट। ओके, कोई विशिष्ट हो उसको बोल देते हैं स्पेसिफिक। वैसे स्पेसिफिक आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट है ईडियम, ए चेंज ऑफ हार्ट। ऑप्शन ए चेंज योर ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग,
बी फाइंड द हिडन मीनिंग, सी से व्हाट यू रियली मीन, डी प्रिटेंड टू बी अपसेट। अब बताइए क्या होगा इसका आइडियम, दीजिए जल्दी से आंसर। देखिए डेली की आपकी ये जो वोकैब होती है इनको डेली के डेली लर्न कीजिए, और जिसको हिंदी थोड़ी कम समझ आती है, हिंदी अच्छे से करनी है, तो आप पुराने क्विज ज़रूर देखिएगा, उसमें वाच्य, संधि, समास, काफ़ी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन हो रखी है। अगर आप स्टार्टिंग से क्विज देखेंगे ना आपको एक अलग ही फ़ायदा मिलेगा। चलिए अभी फ़िलहाल देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ए चेंज ऑफ, क्या होगा इसका आंसर, ए चेंज ऑफ हार्ट का चेंज योर ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग। ओके चलिए अभी बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। फाइंड द हिडन मीनिंग यानी कि छुपा हुआ मतलब निकालना, से व्हाट यू रियली मीन वो कहना जो आपका सच में कोई मतलब हो, प्रेटेंड टू बी अपसेट, अपसेंट होने का प्रेटेंड करना यानी कि दिखावा करना। अब नेक्स्ट ये कल का प्रश्न है जो मैंने आपसे कल पूछा था, जिसका आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। सिनोनिम ऑफ डेस्टिट्यूट, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, नीडी। अब देखिए डेस्टिट्यूट क्या होता है, अभावग्रस्त यानी कि जिसके पास कोई कमी हो, जिसको ज़रूरत हो किसी चीज़ को, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, नीडी यानी कि ज़रूरतमंद या गरीब। बाकी की वोकैब भी सभी की सभी इंग्लिश की मैंने हिंदी लिख रखी है, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से हर वोकैब का मीनिंग चेक कर लेना। नेक्स्ट है अब ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए है, इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। एंटोनिम ऑफ एक्सक्रेबल, अब इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाएंगे, क्या होगा इसका आंसर। चलिए अब जल्दी से सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, इससे हमें भी सपोर्ट मिलता है, और साथ ही कमेंट भी बाद में ज़रूर करके जाया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। डेली रात को 9:30 बजे एक क्विज होता है लाइव, तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाया कीजिए और लाइव चैट में अपने आंसर्स दिया कीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ओके और किसी को अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं एनिमल हस्बेंड्री के या किसी भी सब्जेक्ट के, हरियाणा जीके के, इंडिया जीके के, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप कर सकते हो। खासकर एनिमल हस्बेंड्री बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर कराई हुई है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, आपकी काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। ओके और हाँ वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि डेली क्विज होता है, उसमें मिक्स क्वेश्चंस का होता है और अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। ओके और साथ में कमेंट ज़रूर करके जाइएगा कि वीडियो सभी को कैसी लगती है, कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं। ओके बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।